जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त कैसे हैं? काफ़ी समय बीत गया, अभी तक हमने एक भी आपको वीडियो नहीं दिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज से हमारा चालू हो जाएगा, लगातार हम अब अपने सिलेबस को पूरा करने वाले हैं। इस बीच आप कैसे थे? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा साइंस का क्लास है और हमने पिछले सेशन में साइंस में आपको पढ़ाया था, बताया था कि शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया था, समझाया था। अब उसका क्या करना है? नोट्स तैयार करना है। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है दोस्त? पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले जो भी स्लाइड आपको हम समझाएंगे, दिखाएंगे, पहले उसको बखूबी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, फिर उसके पश्चात उसका हम आपको नोट्स लिखवाएंगे। इसी प्रकार हम आगे इसी तरह जितने भी अपने चैप्टर हैं उसी तरह हम उनको पढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्त, एक बार सेशन को शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्त, देखा कि हमने आपको ये बखूबी अच्छे तरीके से पिछले सेशन में, जो इसका फर्स्ट वीडियो है जो दोस्त, ये हमारा एनसीईआरटी है दोस्त। हम बखूबी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से, और जो बिहार बोर्ड है दोस्त साइंस 9th क्लास का, उसको अच्छे तरीके से उसको केंद्र में रखकर समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसा कि देखा आपने कि हमने पहला जो चैप्टर है अच्छे तरीके से समझा, उनके प्रश्नावलियों को भी किया। अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला क्लास में हमने कुछ शब्द समझाए थे, आपको कुछ बातें बताए थे, उन्हीं चीज़ों को बस आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए दोस्त, अपना हम नोट्स तैयार करने की जल्दी जल्दी नोट्स तैयार करते हैं और आगे का सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें पढ़ना है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आप नोट्स बनाएंगे दोस्त, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किस प्रकार नोट्स बनाना है। ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपका पेज हुआ, जैसे बता रहे हैं दोस्त, इसी प्रकार आप नोट्स बनाइएगा, ये आपके लिए आगे तक फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे ये आपका पेज हुआ, तो इसमें एक लाइन इधर रहती है और एक लाइन इधर आप डाल दीजिएगा। इसमें क्या करना है, जो भी हम अभी आपको लिखवा रहे हैं, आप चैप्टर का नाम वगैरह इसमें जो भी हम लिखवा रहे हैं आप इधर लिखेंगे, और ये लाइन में अभी नहीं लिखेंगे, ये लाइन में आप छोड़ देंगे दोस्त। इसमें तब लिखना है जब जैसे कि कोई प्रश्नावली, देखिए हर एक चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई भी लेसन उठा रहे हो, साइंस का हो या ज्योग्राफी का हो, इतिहास का, कोई भी चीज़ें हों, अगर आप सोच रहे हैं कि पाठ के अंतर्गत ही सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्त। कुछ प्रश्न ऐसे आपके सामने आएंगे जिनसे आप प्रश्नों के थ्रू आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अब सोचेंगे कि इसमें हम कुछ उस नई चीज़ों को ऐड करें तो उस समय अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हीं चीज़ों को शॉर्ट तरीके में इन चैप्टर में जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसमें लिखने के लिए आप इस साइड में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे कराया है। तो चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं। चैप्टर का नाम डालिएगा दोस्त, इस मैटर अराउंड अस प्योर। हमारा दूसरा चैप्टर है दोस्त, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा दूसरा चैप्टर है और हमने बखूबी हेडिंग डाल दिया और लिखेंगे आप दोस्त। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्त, पहला पॉइंट डालेंगे इस प्रकार, पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध किसे कहते हैं? पहला पॉइंट में शुद्ध किसे कहते हैं, शुद्ध किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्त, हमने आपको ये समझा रखा है बखूबी अच्छे तरीके से, साधारण व्यक्ति के अनुसार शुद्ध क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिकों के नज़रिए से शुद्ध क्या है, ये चीज़ें हमको आपको समझा कर रखे हैं। फर्स्ट वीडियो आप वहाँ पर देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ लिखेंगे दोस्त, पहला पॉइंट लिखा दोस्त आपने कि शुद्ध किसे कहते हैं। इसमें आप इस प्रकार डैश डालिएगा, जैसा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्त। और इसके लिखने के बाद आप इसके एक लाइन नीचे आइएगा और लिखिएगा पहला ए कर इस प्रकार डालिएगा और लिखिएगा साधारण व्यक्ति के अनुसार, साधारण व्यक्ति के अनुसार, साधारण व्यक्ति के अनुसार डैश डालेंगे या लिखेंगे साधारण व्यक्ति के अनुसार शुद्ध किसे कहते हैं, लिखेंगे दोस्त। जब दो अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ, जब दो अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ को हम आपस में मिश्रण नहीं करते हैं, अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ को हम आपस में मिश्रण नहीं करते हैं, तब तक वह पदार्थ शुद्ध कहलाता है। यानी किसके नज़रिए से? साधारण व्यक्ति के नज़रिए से। लिखेंगे एक बार दोस्त फिर से, हम लिख रहे हैं अभी साधारण व्यक्ति के नज़रिए से।
जब दो अलग अलग गुणधर्म के पदार्थ को हम आपस में नहीं मिलाते हैं तब तक उन्हें हम शुद्ध कहते हैं। जैसे में लिखेंगे दोस्त, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे में लिखेंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था दोस्त कि दूध में अगर आप नमक डाल देते हैं, जैसे दूध हो गया उसमें नमक डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यानी कि नमक एक अलग गुणधर्म है पदार्थ का और दूध का एक अलग गुणधर्म है, यानी दो अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ हैं, उनको आपस में मिला दिए हैं। ये उदाहरण हो गया। अब बी लिखेंगे दोस्त, बी लिखेंगे जैसे आपने ये ए लिखा, पहला पॉइंट में आप क्या लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम लिखवा क्या रहे हैं आपको। पहला पॉइंट में लिखवा रहे हैं, पहला पॉइंट डाले हुए हैं शुद्ध किसे कहते हैं, और उसमें पहला आप देखे हैं साधारण व्यक्ति की नज़र से। बी लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जो भी हम लिखवा रहे हैं दोस्त ये सब आपके एनसीईआरटी का ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखेंगे दोस्त इसमें जब एक ही प्रकार के पदार्थ के कण एक ही गुणधर्म दर्शाते हों उसे हम शुद्ध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। किसके अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार। हमने इसके बारे में समझा कर रखा है दोस्त, पिछली वीडियो देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचे कि हम क्या लिखवा रहे हैं, आप इससे पहले इसका फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें अच्छे तरीके से समझाए हैं और अभी लिखवाने का कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिख लिया दोस्त, इसे हम शुद्ध कहते हैं। जैसे में इसमें लिखेंगे, जैसे लिखेंगे दोस्त, जैसे सोडियम का क्रिस्टल। अब सोडियम के क्रिस्टल में दोस्त सिर्फ सोडियम है, जो उसमें कण है सिर्फ सोडियम के हैं। लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे, सोडियम का क्रिस्टल। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे दोस्त, इसी में कोमा डालेंगे, दूसरा लिखेंगे दूध अशुद्ध है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। दूध अशुद्ध है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ब्रैकेट में डालेंगे दोस्त, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में ये दूध अशुद्ध है आपने लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ऐसे डालेंगे और लिखेंगे इसमें क्योंकि इनमें वसा, प्रोटीन, जल इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं और कोष्ठ बंद कर देंगे। हमने अभी आपको क्या लिखवाया दोस्त, पहला पॉइंट लिखवाया। पहला पॉइंट में शुद्ध किसे कहते हैं इसके बारे में लिखवा रहे हैं, दो अलग अलग दृष्टिकोण से, एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से, उसी प्रकार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण क्या है, वो सीधे कहते हैं कि दो अलग अलग गुणधर्म वाले अगर पदार्थ को आपस में मिला रहे हैं तब जाकर वो अशुद्ध कहलाता है। क्या कहलाएगा, अशुद्ध कहलाएगा, नहीं तो वो पदार्थ शुद्ध है। जैसे साधारण व्यक्ति की नज़र से दूध शुद्ध है, लेकिन दूध में नमक मिला देंगे, एक अलग गुणधर्म वाला पदार्थ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार हमने आपको लिखवाया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध क्या चीज़ है, वो चीज़ें हैं दोस्त जिनके कण एक ही प्रकार के हों। जैसे सोडियम क्रिस्टल है, उसके जो सोडियम क्रिस्टल होंगे उसमें सिर्फ सोडियम के ही कण पाए जाएंगे। लेकिन अगर वहीं दूध की बात करेंगे दोस्त तो उसमें आप देखेंगे उसमें वसा होता है, प्रोटीन होता है, जल होता है, इत्यादि चीज़ें आप देख सकते हो उनमें हो। यानी कि अलग अलग कण होते हैं उसमें, ये वसा कण मिल जाएंगे, प्रोटीन के कण मिल जाएंगे, यानी अलग अलग तरह के उसमें कण मिलते हैं। तो वैज्ञानिक उस हिसाब से क्या कहता है, उनको क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब लिखेंगे दूसरा पॉइंट डालेंगे। जैसे हमने पहला पॉइंट डाला उसी प्रकार दूसरा पॉइंट डालेंगे, मिश्रण क्या है। नीचे लिखेंगे दोस्त, नीचे लिखेंगे, ये सेकंड पॉइंट है। क्या है, सेकंड पॉइंट है। मिश्रण क्या है आपने लिखा, उसके आगे डैश डालेंगे और लिखेंगे, उसके आगे डैश डालेंगे इस प्रकार और लिखेंगे दोस्त, मिश्रण द्रव, ठोस और गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया। मिश्रण द्रव, ठोस और गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को कहते हैं। यानी मिश्रण किसे कहते हैं, जब ठोस, द्रव, गैस इत्यादि चीज़ें जो पदार्थ की अवस्था में रहेंगी उनको आपस में मिलाएंगे तो उससे जो तैयार होगा जो भी चीज़ें, उसे हम क्या नाम देते हैं, मिश्रण का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्त, मिश्रण। उसके आगे एक पॉइंट लिखेंगे और नीचे दोस्त, उसी में लिखेंगे नीचे, या अलग अलग पदार्थों का आपस में मिलना, परंतु उनके मूल गुणों में
परंतु उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन ना हो। परंतु उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन ना हो मतलब कि दोस्त, जब आप जैसे आप जल में आप नींबू या चीनी मिला रहे हैं, आपने जल में चीनी मिलाया, घुल गया, उसमें एक मिश्रण तैयार हो गया। कैसा? एक मिश्रण तैयार हो गया। परंतु उनके जो मूल, जो भी उनके, यहाँ पर देखिए दोस्त क्या कह रहा है, उनके जो मिलना, परंतु उनके मूल कणों में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि उनके मूल कणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दोस्त। मतलब अगर आप जो घोल है, चीनी का घोल है दोस्त, उसे आप गर्म करेंगे तो वाष्प हो जाएगा जल और आपके पास बच जाएगा क्या? चीनी। यानी कि उनके कण उनके पास अभी भी उपस्थित हैं उसी मूल अवस्था में, उनकी अवस्थाएं चेंज नहीं हो रही हैं। ये हमारा मिश्रण हुआ। मिश्रण मतलब सिंपल, कोई भी पूछे मिश्रण का मतलब सिंपल दोस्त, कोई भी पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उनको जब आपस में हम मिला रहे हैं, जैसे चीनी है ठोस है, हम मिला रहे हैं पानी में, वो क्या है? द्रव है, मिला रहे हैं तो उससे क्या बन जा रहा है? एक मिश्रण बन जा रहा है। ये आप मिश्रण का परिभाषा लिखें। आइए जैसे हम लिखते हैं, जैसे डालेंगे दोस्त, जैसे डालेंगे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का घोल। सोडियम क्लोराइड का घोल यानी कि जब पानी में आप नमक मिलाते हैं वो सोडियम क्लोराइड का घोल हो जाता है। दूसरा लिखेंगे, कॉमा डाल कर लिखेंगे चीनी का घोल और मिट्टी का घोल। कॉमा डालकर लिखेंगे और मिट्टी का घोल। आपने पहला पॉइंट क्या लिखा? शुद्ध किसे कहते हैं? दो नज़रिए से, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरफ में, कोई भी व्यक्ति के अनुसार। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखा? मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। अब आइए तीसरा पॉइंट डालिए। तीसरा पॉइंट डालेंगे दोस्त, ये हमने आपको समझा कर रखा है दोस्त, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, ये हमने आपको पहले सेशन में अच्छी तरीके से बता कर रखा है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, ये हमने क्वेश्चन भी ये कर लिया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, तीसरा पॉइंट लिखेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, आपने लिखा। अब लिखेंगे तीसरा पॉइंट, मिश्रण के प्रकार। क्या लिखेंगे दोस्त? मिश्रण के प्रकार। ये आपका तीसरा पॉइंट है, मिश्रण के प्रकार लिखेंगे दोस्त। पहले लिखेंगे, पहला मिश्रण के प्रकार में लिखेंगे, पहला डालेंगे दोस्त। जैसे आप लिखें मिश्रण का प्रकार, इस प्रकार लिख कर डैश डालेंगे और नीचे वाले लाइन में फर्स्ट लिखेंगे, या फिर फर्स्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क लिख सकते हैं, क नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ए लिख सकते हैं। इस प्रकार जो भी हो आपको सुविधा अनुसार आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे पहला दोस्त समांगी मिश्रण, लिखेंगे समांगी मिश्रण, डैश डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे, डैश डालेंगे इसके आगे और इसके बारे में लिखेंगे। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं और वह पूर्णतः घुल जाता है। जब एक पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं और वह पूर्णतः घुल जाता है, उससे प्राप्त मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उससे प्राप्त मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ये आपने समांगी मिश्रण देखा दोस्त, समझा, हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझा कर रखा है दोस्त। अभी इसका आपने परिभाषा लिखा। ये आपका क या अ या पहला पॉइंट रहा। अब इसमें लिखिएगा, ये ख पॉइंट लिखिएगा, ख लिखिए या फिर बी लिखिए, जो भी आपने सुविधा अनुसार जो लिखना है। 1-2 नंबरिंग भी दे सकते हैं आपके अनुसार। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट डालिएगा दोस्त, लिखिएगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ये हम क्या करवा रहे हैं दोस्त? तीसरा पॉइंट लिखवा रहे हैं, जिसमें आप मिश्रण को हम प्रकार बता रहे हैं। विषमांगी मिश्रण, इसमें लिखिएगा दोस्त, जब एक पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, तो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे दोस्त आप समांगी मिश्रण में आप अपने से भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि आप पानी में चीनी घोल रहे हैं तो चीनी पूरी तरह घुल जा रहा है, वो कैसा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। उसी प्रकार आप जैसे नमक का घोल बना रहे हैं, यानी कि जल में आप नमक मिला रहे हैं तो पूरी तरह घुल जा रहा है, तो वो नमक का घोल तैयार हो रहा है, वो कैसा है? समांगी मिश्रण है। अब इसमें लिखिएगा तो समांगी मिश्रण आपने परिभाषा लिख लिया। उदाहरण में लिखेंगे पानी में मिट्टी का मिलाना। जैसे पानी में है आप मिट्टी मिलाएंगे तो एक विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजीनियस कहा जाता है और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनियस कहा जाता है।
उदाहरण में आपने लिखा दोस्त पानी में मिट्टी का मिलाना, कोमा डाल कर लिखेंगे पानी में बालू का मिलाना, ये सब चीज़ें क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, अभी आपने लिखा मिश्रण के प्रकार, जिसमें आपने समांगी मिश्रण देखा, विषमांगी मिश्रण देखा। अब विषमांगी मिश्रण में दो चीज़ें और आपको पढ़ना है दोस्त, 2 टर्म और पढ़ना है। उसमें डाल लीजिएगा दोस्त, 2 टर्म क्या क्या पढ़ना है, कोलाइड विलयन और निलंबन। कोलाइड विलयन और निलंबन, इसके बारे में हम आपके सिलेबस में आगे दिया हुआ है पॉइंट में, वहाँ पर जब आएंगे तो कोलाइड विलयन क्या है, निलंबन क्या है, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर समझाएंगे। आप लिख लेंगे, ये लिखेंगे दोस्त यहाँ पर आप विषमांगी मिश्रण का परिभाषा लिखा, उदाहरण लिखा, और नीचे में लिखेंगे दोस्त, नीचे में लिखेंगे दोस्त, नोट डालेंगे दे, नोट नीचे में लिखेंगे दोस्त। आपने उदाहरण लिखा है, उसके बाद आप लिखेगा, नोट डालेंगे, इस प्रकार नोट डालेंगे और लिखेंगे। इसके आगे लिखेंगे दोस्त, इसके आगे लिखेंगे विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत हम दो और बिंदुओं को समझते हैं, जिसमें आप लिख लीजिएगा अ कोलाइड विलयन और ब निलंबन। ये आपका जो भी आपने पढ़ा था दोस्त अभी तक ले, जो भी अपने पिछले सेशन में समझा था, वो सभी आपने पढ़ लिया है। आप देख सकते हैं, आप सभी चीज़ें लिख लिया है, समझ लिया है और अच्छे से। अब आप चल लें दोस्त, अब आपको हम आगे के सिलेबस में लेकर चलते हैं। अगर सेशन आज पसंद आ रहा है दोस्त, अच्छा लग रहा है, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और किन चीज़ों को हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्त, 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दोस्त। हाँ, तो आइए एक बार और आपका स्वागत करते हैं। चलिए अपने सिलेबस को जल्द से जल्द आगे बढ़ाते हैं। हमने नोट्स तैयार कर लिया। अब यहाँ से दोस्त आप सिर्फ समझने का कार्य करेंगे, अभी कुछ नहीं लिखेंगे। जब आएगा समय हम आपको लिखवा देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कलम कॉपी दोनों बंद कर लेना है, सिर्फ और ध्यान से हमको सुनना है। हम जो क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, वो चीज़ सिर्फ सुनिए, हम सभी चीज़ें आपको लिखवा दिया करेंगे। चलिए देखिए, अब हमको एनसीईआरटी में एक पॉइंट है दोस्त 2.2, जिसमें आप पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। इसमें आप देखेंगे कि आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि विलयन क्या है। आइए समझते हैं विलयन क्या है। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विलयन देखिए दोस्त क्या चीज़ है, जब आप एक या दो या जो भी अधिक पदार्थ जब एक दूसरे को आपस में मिलाते हैं, ध्यान समझिएगा दोस्त, जब एक दूसरे को आपस में मिलाते हैं तो उनके अंदर समांगिकता की प्रॉपर्टी यानी समांगिकता का गुण आ जाता है। मतलब दोस्त कि जब आप जल में नमक मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, तो उससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसे हम समांगिकता मिश्रण कहते हैं। ये आपने अभी जस्ट देखा था। विलयन भी कुछ दोस्त वैसा ही है। विलयन क्या है, एक या दो से अधिक पदार्थ को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वह पूर्णतः एक दूसरे में समांगिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्त, समांगिक हो जाते हैं। समांगिक हो जाने का मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, एक पदार्थ दूसरे में घुल जाता है। यानी कि विलयन किसे कहते हैं, कोई भी पूछेगा कि विलयन किसे कहते हैं तो आप सिंपल बात बोलेंगे दोस्त, जब एक या एक से अधिक पदार्थ या फिर एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में हम मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से समांगिक हो जाता है या पूरी तरह उसमें घुल जाता है, तो उससे जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम विलयन कहते हैं। आइए जैसे में देखिए, आप देख सकते हैं जैसे में है दोस्त नींबू जल। अब समझिएगा दोस्त, नींबू जल आप क्या करते हैं, जल लेते हैं किसी भी गिलास में, उसमें आप नींबू बराबर निचोड़ देते हैं। आप देखते हैं उनका जो नींबू का जल होता है उसमें किस प्रकार पूरे नींबू का कण उसमें पूरे जो जल के कण में है किस तरह घुल जाता है। आप अंदाज़ा आप मतलब सिंपल अपनी आँखों से, अपने खुली आँखों से नहीं पता लगा सकते हैं कि हाँ ये जो कण है ये नींबू का है, ये कण जो है पानी का है घुलने के बाद। वहीं पर आप देखेंगे दोस्त एक और उदाहरण देखेंगे कि सोडा जल होता है। सोडा जल आप देखे होंगे दोस्त, या कभी आप यूज़ किए होंगे। आप इसमें देखेंगे सोडा जल में क्या होता है दोस्त, किस प्रकार देखेंगे कि उस जल में दोस्त किस प्रकार गैस मिले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले होते हैं। सोडा या पेप्सी आप जो देखते हैं या मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो देख सकते हैं दोस्त, उसमें किसका मिश्रण होता है, लिक्विड में गैस का मिश्रण होता है। उसमें पूरी तरह अच्छे तरीके से घुला हुआ होता है।
उसी प्रकार देखिएगा दोस्त, तरल में देखिएगा, तरल में ठोस देखेंगे तो आप कोई भी गिलास में कोई भी नमक डाल दीजिए, तरल जल तरल है, ठोस नमक है, डाल दीजिए, उससे जो मिश्रण तैयार होगा। यानी कि तरल में अगर आप ठोस डाल रहे हैं, द्रव डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं, तो उससे जो निर्माण होता है समानतः उसे हम विलयन कहते हैं। यानी कि समझिएगा दोस्त, विलयन को समानतः रिलेट किया जाता है जल से, जल अधिक मात्रा में, यानी जल में कोई भी चीज़ मिलाई जाएगी। विलयन का जब भी कंसेप्ट आएगा दोस्त तो सामान्यतः बोला यही जाता है, समझा यही जाता है कि उसमें जल अधिक मात्रा में है और बाकी अदर कंपोनेंट जो ठोस हो सकते हैं या वो द्रव भी हो सकते हैं या फिर वो गैस भी हो सकते हैं। यानी कि जब ठोस डालेंगे तो आप जल में नमक डाल दीजिए, या द्रव डालना चाहते हैं तो नींबू का रस डाल दीजिए, या फिर गैस मिलाना चाहते हैं तो आप एक खास टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में मिला दिया जाता है तो सोडा बन जाता है। यानी कि सिंपल, जब कभी विलयन का संबंध आएगा, जब कभी विलयन का बात आएगा दोस्त, सिंपल ये समझिएगा कि आपको तरल में कोई भी 3 अवस्थाएं पदार्थ की उसमें मिलाया जा है यानी मिश्रण किया जा रहा है, उससे हम जो तैयार हो रहा है मिश्रण उसे हम विलयन कह रहे हैं। ये आपका विलयन का कंसेप्ट है दोस्त। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है समझिएगा दोस्त। ठोस विलयन समझिएगा दोस्त, विलयन कहीं भी कंसेप्ट आएगा तो विलयन का मतलब समझिएगा दोस्त कि कोई भी तरल में 3 अवस्थाएं मिलाई जा रही हैं, वो ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार जब ठोस विलयन का संबंध आएगा दोस्त तो कोई भी ठोस अवस्था है उसमें, जो भी ठोस विलयन का संबंध आएगा उसमें, यानी कि ठोस अवस्था यानी जो ठोस रूप है वो ज़्यादा, उसमें कोई गैस मिलाया जा रहा है, उसमें कोई अलग ठोस पदार्थ मिलाया जा रहा है, उसमें कोई द्रव अवस्था का पदार्थ मिलाया जा रहा है, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। उसी में ठोस विलयन में ही एक आता है मिश्र धातु का कंसेप्ट। समझिएगा, ठोस विलयन में ही मिश्र धातु का कंसेप्ट आता है दोस्त। मिश्र धातु क्या होता है? कुछ नहीं होता दोस्त। जब आप एक अलग ठोस पदार्थ को दूसरे अलग ठोस पदार्थ में मिला रहे हैं तो वो दो जो अलग अलग ठोस पदार्थ हैं दोस्त आपस में मिलकर जो मैटर, जो भी पदार्थ बन रहा है दोस्त, जो भी मिश्रण उनके करने के बाद जो भी वो आपके सामने मिश्रण तैयार हो रहा है उससे हम मिश्र धातु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्त? मिश्र धातु कह रहे हैं। यानी कि जो ठोस विलयन का कंसेप्ट है वो उसके अंतर्गत ही मिश्र धातु आता है। समझिएगा दोस्त, ठोस विलयन का सिंपल मतलब ठोस है, उसमें कोई अलग 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। ठोस मिला रहे हैं तो वो मिश्र धातु हो जाएगा, उसमें गैस मिलाएंगे तो वो ठोस विलयन, यानी द्रव भी मिला सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब जैसे आपको आ जाएगा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का सिंपल मतलब समझिएगा दोस्त यही चीज़ है कि जो सबसे अधिक मात्रा में है वो गैस है, उसमें आप ठोस मिला रहे हैं। जैसे हवा है दोस्त, वायु है आपके आसपास जो है दोस्त, उसमें देखेंगे कि वायु में दोस्त ठोस, यानी कि जो धूल कण है वो क्या है? ठोस है। क्या है दोस्त? ठोस है। जो वायु है दोस्त वो गैसीय विलयन है। कैसा विलयन है? गैसीय विलयन है। क्यों? क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं गैसीय विलयन का मतलब गैस में ठोस मिला हो, द्रव मिला हो या गैस मिला हो, और वायु इन सभी का एग्जाम्पल हो जाता है। वायु एक गैसीय विलयन है। कैसे? आइए समझिएगा। वायु में ठोस मिला हुआ है, यानी गैसीय विलयन उसे ही हम कहते हैं दोस्त जब आप कोई गैस में ठोस अवस्था या द्रव अवस्था या गैस अवस्था की अलग पदार्थ को मिलाते हैं तो उससे जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम गैसीय विलयन का नाम देते हैं। और वायु में आप देख सकते हैं धूल कण है, ठोस है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, ये मिली हुई हैं गैसें। गैस हो गया। वहीं आप लिक्विड की बात कीजिएगा तो गैस में द्रव मिला हुआ है, यानी वाष्प जो है आपके गैस में क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है, तो जिसे हम वाष्प कहते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि अपने ही वायु में, गैस में किस प्रकार अलग गैसें भी मिली हुई हैं, अलग ठोस पदार्थ भी मिले हुए हैं और अलग द्रव भी मिला हुआ है। ये क्या हो जाएगा? गैसीय विलयन। आइए एक अच्छे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्त, समझिएगा क्या है। विलयन के कणों में समांगिकता होता है। ये हमने आपको पहले ही डिफिनीशन में बता दिया। यानी विलयन का कंसेप्ट जब कभी भी आएगा तो उनके पदार्थों के कणों के बीच में समांगिकता देखने को आपको मिलेगा दोस्त। समांगिकता का मतलब कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल रहे हैं तो एक पदार्थ पूरी तरीके से घुल जा रहा है, उसे हम समांगिकता का नाम देते हैं। समांगिक मिश्रण से ही संबंधित है दोस्त। ये आपने समझा, आपने विलयन समझा, विलयन में आपने ठोस विलयन को समझा,
गैसीय विलयन को समझा, और आपने ये भी समझा कि विलयन के कण कैसे होते हैं, समांगिक होते हैं। कैसे होते हैं? जब कभी भी प्रश्न 1 नंबर का आ जाएगा दोस्त ऑप्शन में, तो आपको पूछ देगा कि विलयन के कण कैसे होते हैं, समांगिक होते हैं, विषमांगिक होते हैं, या फिर दोनों होते हैं। तो समांगिक होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्त, जो भी चीज़ें हैं आपकी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, ये दोनों को हम लेकर चल रहे हैं दोस्त। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज़ों को हम आपको बताते चल रहे हैं, समझिएगा दोस्त। आपने देखा भी मिश्र धातु किसका है? ठोस विलयन का ही एक अंतर्गत आता है। ठोस विलयन क्या? ठोस विलयन क्या है? ठोस विलयन वैसा विलयन है दोस्त जिसमें ठोस कोई पदार्थ है, उसमें हम ठोस मिला रहे हैं, या फिर द्रव मिला रहे हैं, या फिर हम गैस मिला रहे हैं, उससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उससे हम ठोस विलयन का नाम दे रहे हैं। वहीं पर जब आप ठोस में ठोस मिला रहे हैं दोस्त, तो उससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उससे भी ठोस विलयन कर रहे हैं, लेकिन उससे खास रूप कर दे रहे हैं, उसका नाम दे दे रहे हैं मिश्र धातु। क्या नाम दे दे रहे हैं दोस्त? मिश्र धातु। समझिएगा मिश्र धातु क्या है? ये धातुओं के समांगिक मिश्रण होते हैं। समांगिक मिश्रण का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्त अच्छी तरीके से, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। समझिएगा, मिश्रण को कंसेप्ट है दोस्त, मिश्रण को भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। समझिएगा ध्यान से, कहना क्या चाहते हैं? मिश्रण को भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी कि जब कभी भी आप नमक का घोल गर्म कर रहे हैं दोस्त, तो उससे जो जल है वो अलग हो जाएगा वाष्पीकरण से, और नमक आपके पास तली में बच जाएगा सफ़ेद सफ़ेद अवस्था में। ये भौतिक क्रिया द्वारा आप नमक पानी के घोल को अलग कर दिए। उसी प्रकार ये कंसेप्ट है दोस्त कि मिश्रण को हम भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, परंतु मिश्र धातु एक अपवाद है। क्या है दोस्त? अपवाद है। मिश्र धातु भी तैयार हुआ है मिश्रण से, जिसे हम ठोस विलयन कहते हैं। यह भी मिश्रण है दोस्त, लेकिन यह मिश्रण का वह अपवाद है दोस्त कि ये आप भौतिक क्रिया द्वारा इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, यानी कि इनको भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण को भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर भी यह अपवाद में इसको रखकर हम मिश्र धातु को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं दोस्त? क्या है ये? यह क्या है? एक मिश्रण है। आगे समझिएगा दोस्त, समझिएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं दोस्त, पीतल क्या होता है? जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। उनको हम जब 30 जिंक लेंगे और 70 कॉपर लेंगे दोस्त, यानी कि अगर आपको 100 किलोग्राम पीतल बनाना है तो उसमें 30 किलोग्राम जिंक रखेंगे और 70 किलोग्राम कॉपर रखेंगे, तो उसके मिश्रण से जो एक समांगिक मिश्रण बनेगा दोस्त, उसके मिश्रण से बनेगा पीतल। क्या बनेगा दोस्त? पीतल बनेगा। अभी तक हमने क्या समझा? हमने अभी तक 2.2 एनसीईआरटी का जो पॉइंट है उसमें विलयन है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं दोस्त। आइए चलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है दोस्त, देखिएगा। विलयन से ही निकल कर आया है दोस्त, समझिएगा। समझिएगा दोस्त, सामान्य रूप से समझिएगा, कहना क्या चाहते हैं। सामान्य रूप से दोस्त, जब आप कभी भी दो अलग अलग पदार्थ को किसी भी अवस्था में हो दोस्त, ठोस द्रव गैस किसी अवस्था में हो, जब आप समान रूप से इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो जो सबसे अधिक मात्रा में यानी द्रव्यमान के रूप में, यानी सबसे अधिक वॉल्यूम में, यानी आयतन में जो सबसे अधिक आपको नजर आ रहा है दोस्त, वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, उससे हमको नहीं मतलब है दोस्त। ठोस रूप में जो भी, या द्रव रूप में जो भी, या फिर गैस रूप में जो भी, जो सबसे अधिक मात्रा में नजर आ रहा है, उसे हम विलायक कहते हैं। समझिएगा क्या बता रहे हैं दोस्त? हम विलयन का कंसेप्ट के बारे में समझ रहे हैं। विलयन एक समांगिकता प्रदर्शित करता है दोस्त, उसकी पहचान है समांगिकता। उससे कंसेप्ट दो अलग अलग कंसेप्ट निकल कर आते हैं। समझिएगा, दो अलग अलग कंसेप्ट निकल कर आते हैं, एक विलायक और विलय। विलायक और विलय। विलायक हम उसे कहेंगे दोस्त, जो दो पदार्थ आप लिए रहेंगे, उनका मिश्रण जब करने जाएंगे तो उनमें से जो सबसे अधिक रहेगा उसे हम विलायक कहेंगे, और जो कम अवस्था में रहेगा उसे हम विलय कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? विलय। अगर आप भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विलायक में 1 2 3 4 अक्षर है दोस्त, विलय में 1 2 3 3 अक्षर है।
और हमने अभी आपको बोला कि जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे हम विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? विलायक कहेंगे। जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। आपने यहाँ पर कंसेप्ट समझा दोस्त कि विलयन में दो चीज़ मिले होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में हो उसे हम सॉल्वेंट का नाम दे देते हैं, सोल्यूट उसे कहते हैं जो कम मात्रा में हो, क्योंकि कम मात्रा वाला ही चीज़ न दोस्त अधिक मात्रा वाला चीज़ में घुलेगा। अभी आपने समझा विलयन के दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आइए चलते हैं आगे समझते हैं। अब देखिएगा दोस्त, ये वही चीज़ें हैं, इनको बस कुछ शब्दों में पिरोकर आपके सामने प्रदर्शित किया हुआ है। समझिएगा क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। समझिएगा दोस्त, एक बार ध्यान से सुनिएगा और इसको आप भी स्क्रीन में पढ़ते रहिएगा। का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगिक यानी एक समान हो जाना। मिश्रण, दूसरे शब्दों में एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ विलायक, अभी आपने देखा विलायक, एक पदार्थ कैसा हो? विलायक हो, दूसरा पदार्थ विलय हो, यानी विलायक में विलय पूरी तरह से घुल जाए और एक समान रूप वितरित हो। यानी कि दोस्त जब आप विलायक में कोई भी पदार्थ मिला रहे हैं जिसे हम विलय कहते हैं, वो उसमें पूरी तरह से घुल जाता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। बोलिए स्वाहा। समझ गए सॉल्यूशन क्या होता है? चलिए उदाहरण है दोस्त, पढ़ लीजिएगा एक बार, ये सभी चीज़ें आपको हम समझा दीजिए। गैसीय विलयन, सिंपल बात दोस्त, गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा? गैस होगा। क्या होगा? गैस। विलायक, विलायक मतलब जो अधिक मात्रा में आपको नजर आए। गैस में आप ठोस मिलाएंगे, गैस मिला सकते हैं, द्रव मिला सकते हैं, वो गैसीय विलयन तैयार होगा। विलायक और विलय दोनों गैस अवस्था में हो, जैसे वायु। विलायक विलय, विलायक गैस अवस्था में, वायु, वायु में आप देखिएगा दोस्त अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, यानी कि नाइट्रोजन आपका विलायक हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम होता है O2, कितना होता है दोस्त? 21%, वो विलय हो जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्त। ठोस क्या है? ठोस विलयन क्या है? सिंपल बात, विलायक के रूप में कौन रहेगा? ठोस रहेगा। विलायक के रूप में ठोस क्यों रहेगा? क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा ठोस विलयन उसे कहा जाता है जो अधिक मात्रा में, यानी ठोस में आपको ठोस मिलाना होगा, ठोस में द्रव मिलाना होगा, ठोस में गैस मिलाना हो, उससे जो मिश्रण तैयार होगा उससे हम ठोस विलयन कहते हैं। और आपने ये भी देखा है दोस्त, क्या है? विलयन के घटक। विलयन में किसे किसे घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा है, 4 अक्षर है सॉल्वेंट, ये विलायक में यानी ज़्यादा है, यानी कि जो भी पदार्थ अधिक मात्रा में रहेगा उसे हम विलायक का नाम देंगे, जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम विलय का नाम देंगे। हमने अभी तक क्या समझा दोस्त? अभी तक हमने विलय के बारे में समझा, विलयन के बारे में समझा, विलायक के बारे में समझा, ठोस विलयन के बारे में समझा, गैसीय विलयन के बारे में समझा, विलयन किसे कहते हैं ये समझा, ये सब चीज़ें हमने समझा। आइए आपको ले चलते हैं दोस्त, कुछ उदाहरण दिखाते हैं, समझिएगा। आपके एनसीईआरटी क्या है दोस्त? चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलय। समझिएगा, जब आप चीनी और जल का मिश्रण तैयार करते हैं, यानी जूस जो भी तैयार करते हैं दोस्त, उसमें अधिक मात्रा क्या होता है? आप अपने सोचिए। जल होता है, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। आप देख सकते हैं जल क्या है? विलायक हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है दोस्त, जो अधिक मात्रा में आपको नजर आए उसे विलायक का नाम दे दीजिए। आइए देखिए, आयोडीन और आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? टिंक्चर आयोडीन। यानी कि जब कभी भी आपके 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा कि टिंक्चर आयोडीन में कौन कौन से कंपोनेंट मिले होते हैं, पहला दे देगा आयोडीन, दूसरा देगा एल्कोहल, सी देगा ऊपर में से कोई नहीं, डी दे देगा ऊपर में ए और बी, ए और बी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, ए और बी। यानी कि आयोडीन जो टिंक्चर सॉल्यूशन है जो दोस्त, टिंक्चर आयोडीन है, जो विलयन आप बनाने जाएंगे उसमें आयोडीन और अल्कोहल मिले रहेंगे, दोनों पदार्थ। और आपको इसमें लिख रखा है दोस्त, क्या विलय क्या होता है? आयोडीन होता है। एल्कोहल क्या होता है? विलायक होता है। यानी एल्कोहल जो लिक्विड अवस्था में रहेगा दोस्त, वही तो आयोडीन जो ठोस अवस्था है उसको अपने अंदर घोल पाएगा। तो एल्कोहल में आप, एल्कोहल का क्या नाम, यानी कि आपको यहाँ से एक कंसेप्ट और बन सकता है दोस्त, ध्यान समझिएगा। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट और बन सकता है ये चीज़ कि टिंक्चर आयोडीन में विलायक कौन होता है? टिंक्चर आयोडीन में विलायक कौन होता है? तो एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। तीसरा पॉइंट समझिएगा दोस्त, क्या कर रहा हो? वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक। यानी कि दोस्त जो आप कोई भी सोडा वाटर
यानी जल पीते हैं, जिससे कोई भी आप कोक पीते हैं तो ज़्यादा मात्रा में आपको क्या दिखाई देता है? लिक्विड ही दिखाई देता है। जैसे स्प्राइट आप पी रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में लिक्विड ही दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। उसमें गैस क्या मिला हुआ है? कोई भी गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। यानी कि जो आपको अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है वो जल है, उससे हम विलायक कह दिए। या कम मात्रा में क्या है जो आपको नज़र आ नहीं रहा होगा दोस्त, क्योंकि यह एक गैस है। क्या है? एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह कम मात्रा में, इससे हम क्या कह दिए हैं? विलय। क्या कह दिए? विलय। क्यों? क्योंकि ये कम मात्रा में है। आइए चौथा देखिए दोस्त, क्या कह रहा है कि वायु में गैस का विलयन यह मुख्यतः दो घटकों यानी ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। अभी हमने आपको बताया था दोस्त, जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे और जो कम मात्रा में उसे हम विलय कहेंगे। तो नाइट्रोजन को क्या कहेंगे हम दोस्त? आप समझ सकते हैं, विलायक कहेंगे। और दूसरी गैस जो कम मात्रा में है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, आर्गन हो, कोई अदर गैसें जो हमारे वातावरण में मौजूद है, उससे हम क्या कह देंगे दोस्त? विलय। क्या कह देंगे? विलय। क्योंकि वो नाइट्रोजन से ही कम मात्रा में रहेंगे। सबसे अधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है, 78%। कुछ एग्जाम्पल थे दोस्त, आपने ये समझा क्या विलायक, कौन से विलायक होंगे, कौन से विलय होंगे, आपने ये समझा। आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्त। ये इंग्लिश में है, आप देखना चाहते हैं देख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के यानी विलयन के कुछ प्रॉपर्टी हैं। यानी ये सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, दे डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड from the mixture by the process of a filtration. The solute particle do not settle down when left undisturbed, that is the solution is stable. आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आपके लिए है दोस्त स्लाइड। सोल्यूशन का प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। आइए दोस्त आपको समझाते हैं हम हिंदी में, प्योर हिंदी में अच्छे से समझिएगा दोस्त। ये हम समझने क्या वाले हैं? हम समझने वाले हैं विलयन के कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टी, विलयन के कुछ उनके बारे में, जिससे हमें पता चले, जिससे हम कह सकें इन चीज़ों को समझकर कि हाँ ये विलयन के प्रॉपर्टी हैं। क्या है दोस्त? विलयन के प्रॉपर्टी। आइए पहला प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा है। विलयन एक समांगिक मिश्रण है, आप पहले से जानते हैं। विलयन कैसा मिश्रण है? एक समांगी मिश्रण है। यानी कि आप कभी भी ऑप्शन में आ जाएगा कि विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, तो क्या सही होगा या गलत, इसका निर्णय आप कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट में देखिएगा। तो विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 से आप 1 पर 9 जीरो से बनकर जो संख्या तैयार हो रही है, उसमें भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसका वो व्यास होगा। से भी छोटे, इससे भी छोटे, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। समझिएगा दोस्त, विलयन में जो भी कण होंगे दोस्त, हम नहीं आसानी से देख पा रहे हैं। क्या आप जल के कण को देख पा रहे हैं? या फिर जल और जब आप चीनी को आपस में मिला रहे हैं, जो समांगी मिश्रण बन रहा है, तो क्या आप जल के कणों में कहीं ना कहीं चीनी के कण ढूंढ पा रहे हैं अपनी इन आँखों से? नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो व्यास है, व्यास का मतलब जैसे एक कण हुआ तो ये आपका व्यास हो गया, यानी कि जो कण है उसके एक साइड से दूसरे साइड के बीच में जो लंबाई है दोस्त, उसका 10⁻⁹ से भी कम है। अब सोचिए कितना छोटा हो सकता है। इस वजह से क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि आपको अगर ऑप्शन में आ जाएगा कि विलयन के कण का आकार या साइज कितना होता है, लगभग कितना होता है, पहला आ जाएगा 1 मीटर, दूसरा दे देगा 1000 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, चौथा देगा 10⁻⁹ यानी 1 नैनोमीटर से भी कम। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा, 10⁻⁹ मीटर से भी कम। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। अपने छोटे आकार के कारण, ध्यान समझेगा, किसके कारण? अपने छोटे आकार के कारण कि कण
के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। समझिएगा दोस्त, अगर आप कोई भी विलयन ले रहे हैं दोस्त और उसमें आप जब टॉर्च बांधने का कोशिश करेंगे तो आपको उसका पथ प्रदर्शित नहीं नजर आएगा, यानी कि किरण किस प्रकार जा रही है, यानी प्रकाश किस प्रकार गुजर रहा है, उसका मार्ग आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके कण इतने छोटे हैं दोस्त, इतने छोटे हैं कि जब प्रकाश गुजर रहा है तो उसका मार्ग नहीं नज़र आ रहा है, उसका मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। ध्यान समझिएगा दोस्त, कभी कभी आप अपने कमरे में बैठकर देखते होंगे, किसी रोशनदानी में लाइट आ रहा होगा दोस्त, तो वहाँ पर देखेंगे बराबर आपको लगेगा कुछ कि हाँ यहाँ से किरणें आ रही हैं। आप कभी कभी अपने कमरे में बैठकर रोशनदान की तरफ देखे होंगे दोस्त, कभी कभी उधर से लगेगा कि हाँ ये रास्ता लगेगा परफेक्ट, एकदम आँखों से दिखाई देगा दोस्त कि हाँ ये प्रकाश की रास्ताएं बनी हुई हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे उस रोशनदान से अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कण है दोस्त, वायुमंडल में जो कण मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं 10⁻⁹ जो मीटर है दोस्त, उससे अधिक आकार में उपस्थित हैं और उनसे टकरा कर बराबर परिवर्तित होकर प्रकाश अपने मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि 10⁻⁹ मीटर से अधिक आकार होने के पश्चात ही प्रकाश अपना मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो विलयन में अगर आपको आ जाएगा कि क्या विलयन में प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित होता है, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके जो कण है, विलयन के जो कण है दोस्त, वो लगभग 10⁻⁹ मीटर से भी कम है। उनका आकार छोटा होने के कारण मार्ग नहीं दिखाई देता है प्रकाश का। आइए चलते हैं, चौथा पॉइंट समझते हैं क्या कह रहा है। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन में कण नीचे की तरफ बढ़ने। समझिएगा दोस्त, जब आप कभी भी जल और बालू का मिश्रण लेंगे, उसे बराबर से खिलाकर और रख देंगे, तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो बालू के कण हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे तली में बैठ जाते हैं। या फिर आप उसको अच्छे तरीके से सेक कर हिलाकर अगर किसी छन्नी में छानना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि दोस्त कि पानी टोटल गिर जाता है और आपके बालू के कण ऊपर ही छन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कण हैं दोस्त इतने बड़े आकार में हैं कि वो छननी से छन भी जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के बल लगने के कारण क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं उनको गुरुत्वाकर्षण ही अपने तरफ नीचे सेटल डाउन करता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल के लगने के कारण वो सेटल डाउन हो जाते हैं अपेक्षाकृत जिस भी मीडियम में, यानी कि जल में अगर बालू है तो जल की अपेक्षा वो क्या हो जाएगा, बालू भारी होगा। क्या होगा? भारी होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और ये दोनों प्रोसेस दोस्त विलयन में नहीं होता है, ये दोनों प्रोसेस विलयन में नहीं होता है। मतलब कि अगर आप विलयन को सोच रहे हैं कि किसी हम छन्नी से छान लेंगे तो नहीं छनेगा दोस्त, यानी कि एक कण उसका दोस्त, यानी कि आप चीनी नींबू का पानी घोल रहे हैं दोस्त, उसे आप सोच रहे हैं कि छान कर हम नींबू अलग कर देंगे, चीनी अलग कर देंगे, तो नहीं होगा दोस्त। उसे घोल कर आप सोचेंगे कि हम रख दें, सिंपल टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, समान तापमान का बात कर रहे हैं दोस्त, समान तापमान का बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, किसी और टेम्परेचर का बात हम नहीं कर रहे हैं दोस्त। ये सब बातें हो रही हैं अपने रूम टेम्परेचर पर। यानी कि अगर आप उससे सोचेंगे कि हम रख देंगे, हिलाकर छोड़कर रख देंगे तो नींबू बढ़ जाएगा, उसके ऊपर चीनी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्त। यानी कि विलयन में अगर आपको कभी क्वेश्चन है क्या विलयन के कण सेटल डाउन होते हैं, यानी विलय नीचे बैठते हैं, नहीं। छनने पे छन जाते हैं, नहीं। इसलिए विलयन को अस्थाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? अस्थाई होता है। मतलब इनके अगर मिश्रण कर दिए आप तो इनको आप चाहे छननी से नहीं छान सकते हैं और नहीं ये सेटल डाउन होते हैं, मतलब नीचे बैठते हैं, नहीं नीचे बैठते हैं। अभी आपने कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा दोस्त, किसके? विलयन के।
पहला क्या पढ़ा, ये समांगिक होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा, इनका आकार 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, इनका प्रकाश प्रदर्शित नहीं होता। चौथा क्या पढ़ा आपने, इनको सेटल डाउन नहीं होते, यानी नीचे नहीं बैठते हैं और इन्हें छान नहीं सकते हैं। और ये रहा आपका सेशन समाप्त। समझेगा दोस्त। अभी आपने जो भी पढ़ा, क्या पढ़ा, विलयन पढ़ा, विलयन के प्रकार के बारे में देखा, गैसीय विलयन देखा, ठोस विलयन देखा। आपने विलयन के कंपोनेंट यानी जो घटक हैं, आपने विलेय, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, आपने इन चीज़ों के बारे में समझा। आपने जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्त विलयन के, वो आपने देखा और उसके बारे में समझा। टिंक्चर सॉल्यूशन या टिंक्चर विलयन के बारे में भी देखा, या टिंक्चर आयोडीन के बारे में आपने अभी समझा क्या होता है। और लास्ट में आपने देखा विलयन के प्रॉपर्टी यानी विलयन के गुण, यानी क्या क्या गुण हो सकते हैं। 4 पॉइंट हमने अभी समझा। चलिए मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर विलयन का सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ विलयन, यानी कि किसी भी विलयन को गाढ़ा या कम गाढ़ा या उससे और कम गाढ़ा या उससे और कम गाढ़ा करेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दोस्त। और उससे पहले हम अभी जो पढ़े हैं उसका नोट्स तैयार करेंगे और अपने सिलेबस को धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ाएंगे दोस्त। चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।